हेलो, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? आ जाओ। यस सर। यस सर। हाँ, कई दिन से ऑनलाइन ही चल रही, लग रहा है तुम थी नहीं क्या क्लास में? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। अरे कन्वर सर, ये इसको थोड़ा इधर किसका ना पैड, ये वायर इधर कर, ये आपके सामने देखो। आवाज आ रही है ना? यस सर। चलो, कल कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? सर आज न्यू चैप्टर करवाना था। हाँ, वो इक्विलिब्रियम के डाउट तो नहीं थे कुछ भी? सर अब तक पूरी शीट सॉल्व नहीं हुई है, आधी हुई है। आधी हो पाई है, बाकी करना आप। ओके सर। ठीक है, करवा तो मैं दूंगा, तब तक आप लोग अटेम्प्ट करना। इस चैप्टर को प्रोसीड करते हैं, फिर जैसे ये होगा फिर दोनों की शीट सॉल्व करा लेंगे। ठीक है, यस सर। जिससे अगला टाइम वेस्ट ना हो अपना, और पिछला तब तक आपकी। सर आपने क्या बोला, एक बार रिपीट कर दो। मैंने ये कहा कि ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम की शीट है ना, तब तक आप करते रहेंगे और उतने टाइम ओके ड्यूरेशन सर। में आयनिक हो जाएगा, तो एक एक करके दोनों की शीट सॉल्व कर लेंगे फिर। ठीक है ना? सर आज हम आयोनिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, ओके सर, ओके। तो मैं आयनिक करवाऊंगा थ्योरी में, और उसी ड्यूरेशन में आप केमिकल इक्विलिब्रियम की शीट अटेम्प्ट कर लेना करते हैं। ठीक है, हेलो। ओके सर, फाइन। उसके बाद फिर दोनों करेंगे, वरना फिर पीछे रह जाएंगे हम लोग। तो पिछली बार हम लोग जो शीट केमिकल में तो कुछ बचा ही नहीं था। अब सुनना, सबसे पहला सवाल ये होता है कि इस चैप्टर का नाम ही इक्विलिब्रियम क्यों नहीं कह दिया? केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ा है,
तो केमिकल रिएक्शन तो इसमें भी होंगे। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि व्हाई इट इज डिफाइंड एज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखो सुनना ध्यान से, पिछले वाले केस में जितने भी आप एग्जांपल देखेंगे PCl5, अमोनिया या N2O4 या और भी एग्जांपल होंगे, सब में रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल्स का था। एम आई राइट? यस सर। या तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया हो तो उस पर क्या मिल रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड सभी में कंपाउंड थे और मॉलिक्यूलर फॉर्म थे, कंसंट्रेशन बने या प्रेशर उन मॉलिक्यूल्स की वजह से ही लिखा था, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस और कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एम आई राइट? यस सर। अब क्या होगा कि इस चैप्टर में ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस, that is cations and anions, it is given the name ionic equilibrium। मेरी बात समझ पाए? हेलो? Yes. तो इस बात को शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ cations and anions, this chapter will be given the name ionic equilibrium। रिएक्शंस रिवर्सिबल ही हैं। ठीक है? यस सर। अब यहीं से शुरू करते हैं। अब जब आयन से इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहले हम चीजें डिफाइन करना शुरू करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ, ये क्या करा रहे हो? आयनिक इक्विलिब्रियम। सर आज ही शुरू हुआ है? हाँ हाँ, ओके सर। पिछली क्लास अटेंड की थी ना तुमने, यस सर। तो उसमें केमिकल हो गया था ना। यस सर, मेरे को लगा कि उसका कुछ करा रही है। हाँ नहीं नहीं, शीट रह गई है थोड़ी सी, वो आप करना, उसके बाद मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। ठीक है ना बेटा? ओके सर। हाँ, तब तक आयनिक शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, तो सुनो ध्यान से। तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? द कंपाउंड या द कंपाउंड और सब्सटेंस which which on dissociation in solution, तो जनरली होता है एक्वस सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन। प्रोड्यूसेस या फर्निशेस cations and anions is defined as electrolyte। समझ पाए आप लोग? Yes, कोई sir. कंपाउंड जिसको जो डिसोसिएट हो जाए सॉल्यूशन में, आमतौर पे एक्वस सॉल्यूशन में, और कैटायंस और एनायंस प्रोड्यूस करे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लिया हमने लिया NaCl सॉल्ट प्लस H2 will be giving us Na plus aqueous plus Cl plus aqueous। सर आज आपने ये सर स्क्रीन छोटी कर ली। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप हो गया होगा। जो सब तुम लोगों को सही लग रहा है, सब कि नहीं?
सर राइटिंग समझ नहीं आ रही सर। Yes, sir. अच्छा, राइटिंग पे ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, मैं हर चीज बोल दूंगा, ठीक है बेटा? हाँ, देखो जो मैं लिखा है दोबारा बोलता हूँ, द कंपाउंड विच ऑन डिसोसिएशन in solution produces cations and anions is defined as electrolyte. आयनिक, ठीक है? Yes, sir. अब मैंने एग्जांपल लिया है, राइटिंग से ज्यादा आप ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कई बार बोल दूंगा क्योंकि इसमें लिखने में दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जाम्पल NaCl सॉलिड या सॉल्ट, वाटर में हमने इसको डिसॉल्व किया, Na प्लस आयंस एक्वस दिया और Cl माइनस आयंस एक्वस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। सर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? रिएक्शन वैसे तो रिवर्सिबल नहीं है, एक हद तक जो कि चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जैसे मान लेंगे, क्योंकि बाद में आमतौर पर हमें बोलना होता है कि मान लिया थोड़ा बहुत डिसोसिएट किया, पूरा किया 90% या 99%, तो वैसे तो अल्टीमेटली इरिवर्सिबल है, आप चाहो तो सिंगल एरो लगा, ठीक है बेटा? हेलो, ओके सर। क्या होता है इस चैप्टर में, इरिवर्सिबल को भी रिवर्सिबल मान के चलते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? तो ये बात चूंकि मुझे डिफाइन करनी है, तो वैसे आप सिंगल भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट कि जो डिसोसिएशन के बाद हमें कैटायंस और एनायंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो इसमें क्या होता है, सुनो ध्यान से, जो आपने बात पूछी थी उसी को मैं और एसोसिएट करके देखता हूँ, ध्यान सुनना कि हमने जब NaCl लिया और पानी में लिया, थोड़ा सा चाहो तो गर्म कर दो तो डिसोसिएट करके ये दे देगा, ठीक? या यूं समझो आप कि घर पे ऐसे पानी में नमक डालते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो उसकी एक कैपेसिटी होती है घुलने की, है ना? हाँ, मान लो आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक घोला, फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, देखिए 50 चम्मच घोलेंगे तो मुश्किल पड़ जाएगी ना? Yes, sir. तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए? यस सर। ठीक है ना? तो मैं इसको ध्यान से सुना, फिर से जो आपने पूछा था उसका जवाब दिया, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली बात भी है कि हम आम तौर पे जब डिफाइन करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि सॉल्ट उतना ही डिसॉल्व करे या उसमें सॉल्वेंट में डालें जितना वो डिसोसिएट हो पाए और डिसॉल्व हो जाए। क्या समझ पाए बेटा मेरी बात? हेलो, Yes. अगर एक लिमिट से ज्यादा हमने डिसॉल्व करने की कोशिश की, देखो केमिकल में कोई दिक्कत नहीं थी, गर्म करोगे गैस आगे बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर प्रेशर नीचे चेंज कर दो, उसका पिस्टन ऊपर कर दो, यार आ रही बात कि नहीं? हेलो, Yes, sir. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट नीचे जमा होना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो जब भी सॉल्यूशन बनाएं तो हमारी कोशिश रहती है कि सॉल्ट एक लिमिट से ज्यादा ना हो, वरना हम चाहते हैं डिसॉल्व होना, तो हमारा सॉल्यूशन ही नहीं बन पाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. बैकवर्ड ऐसे होगा जैसे मान लो पानी में नमक घोलो तो गायब हो जाता है, और लिमिट से ज्यादा घोलोगे तो नीचे बैठ जाएगा ना, तो इसका मतलब वापस आ गया ना रिएक्शन। Yes, sir. दूसरी बात सुनना ध्यान से, अगर मान लो हमने इसको डिसॉल्व किया, 1 चम्मच चाहिए, ज्यादा नहीं है, और पानी को अचानक Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर ये आज आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ है। हाँ हाँ, आने हुआ है। अगर मान लो अचानक पानी ठंडा कर दो तो भी घुलना कम हो जाता है ना, तो रिएक्शन कैसा जाएगा? बैकवर्ड। क्लियर हो? आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. तो मैंने कहा था कि इतनी ही कोशिश करते हैं, इतना कोशिश इतनी रहती है कि सॉल्ट नीचे डिपॉजिट ना हो, राइट? अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आगे ध्यान सुनना कि अगर मान लो, ये तो चलो मैंने कहा था कि थोड़ा सा लिया सॉल्ट और सारा डिसोसिएट हो गया, इसको हम नाम देंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लिख लेते हैं, क्या बोला मैंने?
strong electrolyte, ठीक है। और इसको डिफाइन कर लेना चाहिए, इसको डिफाइन करेंगे कैसे कि अगर मान लो हमें इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये डिफाइन करना है। ध्यान से सुनना। मान लिया पहली बात तो कैटायंस और एनायंस मिलना जरूरी है, उससे तभी इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो देखो NaCl तो हम जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। अब आगे सुनना, अगर मान लो हमने जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया CH3COOH, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत डिसोसिएट होता है, देता है हमें क्या, CH3COO साइंस प्लस क्या H+. ये पूरा डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सॉल्यूशन में देखो ये भी है, ये भी है और ये भी, कहने का मतलब ये हुआ कि ये नीचे डिपॉजिट हो गया ऐसा नहीं है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, डिसॉल्व है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। अब क्या कहेंगे, तो उस कंडीशन में हम इसको कम से कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। क्या मेरी बात समझ पाए? तो हम इसको वापस से डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे द सॉल्ट विच इज completely dissociated in its solution to produce cations and anions, then it is a strong electrolyte. Excuse me, sir. हाँ बेटा, this strong electrolyte वाले compounds तो फिर reversible reaction नहीं करेंगे ना? स्ट्रॉन्ग, यही मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। जैसे मान लो, दोबारा सुनना ध्यान से, मान लो हमने NaCl लिया, तो ये सारा डिसोसिएट हो गया ना, क्या देगा हमें, Na प्लस आयंस Yes, sir. और Cl Cl माइनस, पूरा डिसोसिएट हो गया। मान लो आप पानी ठंडा कर दोगे तो नीचे फिर जमा हो जाएगा, या आप ज्यादा डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर, फिर वो तो हमने टेम्परेचर वगैरह ऑल्टर किया है ना, ताकि नहीं, अगर हाँ टेम्परेचर की बात नहीं है, मान लो आप सॉल्ट ज्यादा डाल दोगे तब भी तो नहीं घुलेगा उसमें। ये सर, तो मतलब ये हमने किया है कि रिवर्सिबल बन जाए कैसे तैसे। हाँ, कि उसमें एक बार फिर से सुनना मेरी बात, जितना सॉल्ट दिया सारा का सारा डिसोसिएट होके कैटायंस और एनायंस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक, सॉल्यूशन में नीचे जमा ना हो जाए, दैट विल बी डिफाइंड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आगे बढ़े बेटा। यस सर। तो NaCl क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो मैंने ऊपर लिखा था CH3COOH, वो तो पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, ये हमें क्या देगा, लेफ्ट हैंड साइड भी तो रिएक्टेंट भी तो रहता ही है, दैट इज व्हाई इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलूंगा बताओ, इसको रब कर दूं मैं? यस सर। यस सर। तो अब आप ये बात किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो द कंपाउंड या सॉल्ट which is not
completely dissociated to cations and anions. Is called weak electrolyte. ठीक है, दो बातें आ गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सब इसलिए डिफाइन किए कि ये सब के सब पूरे चैप्टर में यूज होंगे। आप लोग समझ पाए कि नहीं? यस सर। यस सर। अब अगला जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान से सुनना। आप सभी जानते हैं कि जो सॉल्ट होते हैं वो कैटायंस और एनायंस का ही कॉम्बिनेशन होता है, क्यों भाई? सही है। Yes, sir. तो जैसे मान लो जैसे कभी हम बीमार पड़ते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का जाता है, इलेक्ट्रोलाइट पी लो तो बॉडी में सॉल्ट की कमी नहीं रहेगी। am I right? तो यस उसमें सर। ध्यान से देखता हूँ उसमें KCl दिया होता है ना। कभी देखा है कि नहीं देखा इलेक्ट्रोलाइट? ध्यान दिया है? नो हाँ, सर। उसमें K+ और Cl- साइंस का डायग्राम बना होता है ना। हेलो, यस सर। तो अल्टीमेट उसमें लिखा होता है कि जेंटल हीटिंग इज रिक्वायर्ड। अब ये कहते हैं हम कि चलो भाई डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि कोई भी सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। तो और दूसरी बात, एक कॉमन सी बात है, उस इलेक्ट्रोलाइट पे जो मार्केट में मिलता है उस पे शायद NaCl नहीं लिखा होता है। एम आई राइट? क्या लिखा होता है? KCl। उसकी टेक्निकल वजह अपने आप में अलग है कि NaCl का मतलब आपने नमक ले लिया है तो नमक तो घर में ही मिल जाएगा, और दूसरी बात सोडियम एक लिमिट से ज्यादा बॉडी में नहीं जाना चाहिए, ब्लड प्रेशर इफेक्ट होता है उससे। तो कहीं पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी Na ज्यादा ना हो तो इसलिए हमने KCl डाल दिया। तो ये तो चैप्टर से रिलेटेड बात नहीं, ऐसे ही मैंने बोल दिया। अब सुनना मेरी बात कि मान लो हमारे पास कोई भी सॉल्ट हो, जैसे NaCl ले लिया, KCl ले लिया या कोई और ले लिया, उसको हम कह सकते हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस खाली, अगर मान लो मैं कहूँ कि सॉल्ट की फॉर्म है AB, यानी कि दो पार्ट हैं कैटायंस और एनायंस। ठीक है, आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर। तो अगर मान लो NaCl की बात करूं मैं तो Na+ और Cl- आयंस का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है ये बात आपको सॉलिड स्टेट में बताई जाएगी। ठीक है बेटा? यस सर। तो कैटायंस आर अट्रैक्टेड बाय एनायंस और 3D डायग्राम होता है, ये सब बातें आपको बाद में बताएंगे। अब मान लिया हमने सॉल्ट को डिसॉल्व करने की कोशिश की है वाटर में, तो क्या होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। जैसे मान लिया कि हमने ये सॉल्ट लिया और वाटर में डिसॉल्व किया, शायद आपने कहीं बीच में पढ़ा हो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये पढ़ा है क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ, अगर पोलर सॉल्वेंट होते तो पोलर को डिसॉल्व करते हैं, नॉन पोलर को कैसे करते हैं बाद में बात करेंगे। तो जैसे मान लो हमने पूरे चैप्टर में एक्वस सॉल्यूशन का काम ज्यादा है, तो मैं यही मान लेता हूँ हमने AB को सॉल्ट लिया है, इट इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक, तो होता क्या है इसको सुनना। मान लिया ये A इसका कैटायनिक पार्ट है तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा? हेलो, यस यस सर। कोई भी सॉल्ट हो सकता है XYZ। अब इसको हम पानी में डिसॉल्व करना चाहते हैं, इसको खोल देना जरा, घोटे ऑन दे। ठीक है, तो अगर मान लो हमने वाटर मॉलिक्यूल्स लिए तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सुनना ध्यान से। H2O बॉन्डिंग में आपने पढ़ाई होगा
यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, सही बात है। Yes, sir. It is slightly positive charge and it is slightly negative charge. No, sorry, slightly positive यहाँ और slightly negative यहाँ पे, सही बात है। Yes, sir. अब क्या होगा, इस पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा ये वाला पार्ट, एम आई राइट। जब पानी में हम डिसॉल्व करेंगे तो वाटर का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है थोड़ा सा स्लाइटली, वो कौन सा है, ऑक्सीजन वाला पार्ट। बात सही है। हेलो, Yes, sir. नाउ मैं यहाँ पे फिर से करने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ए और ये रहा B, ये है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और ये है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। कभी कभी सॉल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब यहाँ वाटर आया, ध्यान से देखना, पॉजिटिव है तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐसे आएंगे, ये और ये ऐसे। क्यों, मेरी बात सही है। Yes, sir. तो ऑक्सीजन वाला पार्ट इसको अटैक करेगा, इसको भी वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेंगे, लेकिन कैसे, हाइड्रोजन वाला पार्ट ये रहा, ये ऑक्सीजन रही, ये हाइड्रोजन। क्यों भाई, सही है। समझ पाए या नहीं समझ में आई बात। आगे sir. मैंने कहा वाटर मॉलिक्यूल्स का नेगेटिवली चार्ज पार्ट किसके नजदीक जाएगा, इसका पॉजिटिव पार्ट। और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इट विल अट्रैक्ट बी एनायनिक पार्ट। एम आई राइट। Yes, sir. Yes, sir. और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, शायद आप ये बात जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं। Yes, sir. तो एक वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल से भी घिरा होता है, सही बात है। इस पे और वाटर Yes. मॉलिक्यूल्स लगे होंगे, ठीक है ना। आप सुनते जाना। तो ये तो मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लिया, दूसरा यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं, इससे ज्यादा होता है। और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाएंगे और भी आ जाएंगे, क्योंकि जब आप सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा सॉल्ट बहुत सारे पानी में डिसॉल्व करना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। हेलो, आर यू गेटिंग मी और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या होगा, सुनो ध्यान से। इस ए को एक वाटर मॉलिक्यूल ये अपनी तरफ पुल करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी देर बाद और आ जाएगा, कुछ और आ जाएंगे। ऐसे भी बी भी क्या होगा, बी विल ऑल्सो बी अट्रैक्टेड बाई वाटर मॉलिक्यूल्स। आर यू गेटिंग मी और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. अल्टीमेटली ये वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स इन पे लगने वाला बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये जो आपस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इससे ज्यादा हो गया, तो नाउ दिस मॉलिक्यूल विल बी डिसोसिएटेड इनटू द A प्लस एक्वस एंड B माइनस आयंस एक्वस। क्या मेरी बात आप समझ पाए बेटा। Yes, sir. सॉल्ट डिसोसिएट होगा किसमें, कैटायंस और एनायंस में। जैसे NaCl विल बी डिसोसिएट इनटू Na प्लस आयंस एक्वस और प्लस Cl माइनस आयंस एक्वस। ठीक है। Yes, sir. अब क्या होगा, सुनना ध्यान से। ये जो एक्वस कैटायंस है, ये क्या होता है, एक्वस, ए एक्वस, पॉजिटिव चार्ज है इस पे। अब देखो, इसको अब तक तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लगे होंगे, यहाँ लगे होंगे, इधर बीच में नहीं लगे थे ना। हेलो, Yes, sir. ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ, तो वाटर मॉलिक्यूल बीच में तो नहीं आ पाएंगे। जैसे ही डिसोसिएट होगा, अब इसको चारों तरफ से सराउंडेड बाई वाटर मॉलिक्यूल्स, जस्ट लाइक एन एनवेलप। जैसे हम कोई एनवेलप में कोई चीज बंद कर देते हैं, ये पूरा कवर हो जाएगा, जस्ट लाइक एन एनवेलप। इन द सेम वे B माइनस आयंस विल आल्सो बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या मेरी बात आप समझ पाए बेटा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये डिसॉल्व हो गया and a huge amount of energy is released in this process, which is given the name hydration energy. ठीक So है, फिर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा ना। बता रहा हूं, इस पे थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा अभी।
ध्यान सुनना इस बात को। तो मैंने कहा अगर ऐसा हो गया तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। आगे चले। यस सर। अब सबसे पहले ये उठता है सवाल, ये जब डिसॉल्व हुआ तो मेन फैक्टर क्या था कि इनके आपस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का फोर्स लग गया था। सही बात है, ध्यान सुनना। देखो बॉन्ड तो ये स्ट्रॉन्ग है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच वीकर देन अ इलेक्ट्रोवैलेंट और केमिकल बॉन्ड। ये तो आप जानते ही होंगे। यस सर। इसके बावजूद भी हम पानी को जब वाटर यूज करते हैं तो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है, जबकि सॉल्ट यानी कि NaCl में कैसा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट होता है कि नहीं होता। यस सर। सर। फिर भी वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो डिसोसिएट होता है। बात सही है ना, अरे सही है कि नहीं। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले या ये वाले फोर्सेज हैं, ये चूंकि एक वाले पार्ट पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलके अट्रैक्शन बनाया है, तो इस फोर्स को भी ओवरटेक कर लेते हैं एंड मॉलिक्यूल इज डिसोसिएटेड इनटू कैटायंस एंड एनायंस। इसके बाद जब ये सराउंडिंग हो जाती है तो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब डिस्कशन करना है कि वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था ना ये, यस सर। तो पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया यस सर। या डाउट है। नो सर सर। हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन बोलना। मैं सब लिखवा दूंगा बेटा, रुक जाओ अभी, पहले समझा लेते हैं। अब आगे चले यस सर। या पहले इस प्रोसेस को मैं लिखवा दूंगा आपको। तो पहले समझा दो। नहीं पहले ये प्रोसेस लिखवा दूं जो मैंने अभी तक बोला है, ये लिखवा कह दो रहा हूं। सर पहले। हाँ लिखवा देता हूं जिससे चीजें मिस ना हो। ठीक है चलो लिखो। हाई एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, ये इसके बाद अभी डिसाइड करके आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ, और वेल नोन एग्जांपल NaCl का ले लिया जिससे आप समझ जाए। सुनना, व्हेन अ सॉल्ट इज मेड टू डिसॉल्व इन वाटर, then water molecules, सर एक बार रिपीट कर दो। when a salt is made to dissolve in water या सॉल्वेंट, वाटर के अलावा कोई और भी सॉल्वेंट हो सकता है, क्योंकि वाटर हमें सही से पता है इसलिए वाटर का एग्जांपल लिया। when a salt is made to dissolve in water, then following process occurs. Then following process occurs. अब नीचे लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना चाहो तो, cationic part of the salt is attracted by सर वाटर oxygen- मॉलिक्यूल्स के बाद क्या है? क्या चीज बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स के बाद क्या है? देखो cationic part of the salt is attracted by, सर आपने बोला था ना व्हेन अ सॉल्ट इज मेड टू डिसॉल्व इन वाटर देन वाटर मॉलिक्यूल्स, आगे क्या है? then water molecules हटा दो, आप इसको लिख लो then following process occurs। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। cationic part of the salt is attracted by oxygen of water molecules
and anionic part of the salt is attracted by slightly positive charge hydrogen of water molecules. स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज के बाद क्या है? Slightly positively charged hydrogen of water molecules. मतलब ये हुआ कि जो ये एनायन है इस पे कौन अप्रोच कर रहा है? वाटर का ये हाइड्रोजन वाला पार्ट विच इज स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. समझ पाए बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. चार्ज का सर मेरे को negative. समझ नहीं आया सर ये वाला, क्या चीज बेटा? सर ये कैसे हुआ सर, ये ऊपर से थोड़ा सा बताना। ये चीज? हाँ जी सर। अच्छा, पहले वाला तो क्लियर था? हाँ जी सर। अच्छा, सुनना ध्यान से. यस सर। मैंने ये कहा था, फिर जो आपने लिखा है मुझे आप बता देना, वहीं से लिखवा देना. ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज. सॉल्ट है जैसे NaCl है, ठीक है? ओके सर। अब वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है इस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव, है ना? सही बात है? हाँ जी सर। हाँ। तो जब वाटर इसको अप्रोच करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव. ठीक है? हाँ जी सर, आ गया। और ए- हाइड्रोजन ए- इससे affect- अब आगे बढ़ ओके जाऊं सर। मैं? कुछ बढ़ो सर, बढ़ो। कहाँ तक लिखा था? हाँ, anionic part is attracted by slightly positive charge hydrogen of the water molecule. ठीक है? In this way, one molecule of the salt is surrounded by. सर हाँ बेटा बोलो. Is surrounded by so many water molecules. And net pull का मतलब फोर्स, PU_L, created due to this process becomes greater than force of attraction between cations and anions of the salt. सर नेट पुल से रिपीट कर दीजिए प्लीज. Net pull created by water molecules becomes greater than force of attraction between cations and anions of the salt. मतलब ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स ने जो फोर्स जनरेट कर दिया है कि इस फोर्स से कहीं ज्यादा है. At this stage, the salt is dissociated into cations and anions. And cations and anions are now freely surrounded by water molecules. मतलब एक दूसरे से दूर हो गए.
ऐसे मैं डायग्राम बनाता हूँ, सुनना यहाँ से। ए प्लस है मान लो, तो इसके सराउंडिंग में ये वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे ही बी माइनस आयन से चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल से घेर। हाँ, ह्यूज लिखो आगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड in this process which is given the name hydration energy. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. एक बात बताओ बेटा, आप लोग लेटिस एनर्जी जानते हो कि नहीं जानते? सर जानते हैं। जानते हो? नो तो सर। कैटायंस और एनायंस से जो सॉल्ट बनता है, इनके बीच में लेटिस एनर्जी होती है, ये बात पता है ना? यस सर। Yes, sir. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Excuse me, हाँ बेटा sir. बोलो। सर लेटेस्ट एनर्जी के बारे में नहीं पता MP3 वालों को। नहीं पता तो नो सर। अच्छा लिख लो, तो अभी काम आ जाएगा, फिर बाद में समझा देंगे आपको, ठीक है ना? अभी बस फैक्ट नोट कर लो। इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी, देन सॉल्ट इज सॉल्यूबल। कहने का मतलब ये हुआ, करना, क्या बेटा? एक बार दोबारा बताना लेटेस्ट एनर्जी। If hydration energy is greater than lattice energy, then salt is dissociated into cations and anions in its aqueous solution. बता रहा हूं अभी आपको, सुनना ध्यान से, बाद में अभी तो शॉर्ट में समझा रहा हूं। जैसे मान लो NaCl तो सॉलिड है, तो Na प्लस और Cl माइनस आयंस की एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब इस आपस में बने रहे, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज द लैटिस एनर्जी। क्लियर होगी बात? मतलब Na और Cl के बीच में जो एनर्जी होती है वो। हाँ, इनके बने रहने की जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, दैट इज नोन एज द लैटिस एनर्जी। क्लियर? अपोजिटली चार्ज पार्टिकल जब पास में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और इनको दूर करेंगे तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ पाए? सुनना ध्यान से। कहने का मतलब इनको डिसोसिएट करने में एनर्जी लगानी पड़ रही है, और जो पास में आ रहा है ऑक्सीजन और ये, इससे एनर्जी क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये लगाने वाली एनर्जी से कहीं ज्यादा है, इसलिए सॉल्ट डिसोसिएट हो गया। क्या समझ में आई बात? या मतलब जो एटम्स के बीच में, मतलब एक कोई भी अगर सॉलिड है उनके बीच में जो वो होगा उसको लेटिस एनर्जी हाँ, बोलेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो एनर्जी है, उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक है? यस सर। Then salt will be dissociated into cations and anions. ओके सर। अब आगे चलें, इसे रब कर दो पहले। यस सर। अब बात आती है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। आपने सुना होगा NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस, ये देता है हमें NaCl प्लस H2O, और प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। न्यूक्लियेशन प्रोसेस में 57 पॉइंट समथिंग जूस, ये किलो जूस एनर्जी निकलती है। बात पता है कि नहीं पता? यस सर। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ध्यान आ रही है। प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एम आई राइट? यस सर। तो अब क्या कहते हैं, जब हम सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं NaCl, तो कहते हैं थोड़ा सा आप हीट कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा Na प्लस आयंस एक्वस और Cl माइनस आयंस एक्वस। लेकिन सारे सॉल्ट ऐसे ही तो नहीं है,
ये तो NaCl का बोल दिया मैंने। हर सॉल्ट की अपनी लैटिस एनर्जी और क्वालिटी अलग अलग होती है। कुछ सॉल्ट तो पानी में डालते ही डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ को बहुत हीट करना पड़ता है और कुछ फिर भी नहीं डिजोल्व हो पाते। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? यस सर। यस सर। तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है नेट या एंडोथर्मिक, it will depend upon characteristic of that particular salt. Are you getting me or not? ओ यस सर। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट के पैकेट में लिखा होता है थोड़ी सी आप हीटिंग कर देंगे तो सॉल्यूशन अच्छा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ KCl होता है जस्ट लाइक NaCl, थोड़ा सा हीट कर दोगे तो सॉल्ट अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। कोई कोई सॉल्ट इतने हार्ड होते हैं कि आप हीट करते रहो कंटेनर फूट जाएगा लेकिन सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? एक्सक्यूज मी सर, बेटा बोलो। सर इसका मतलब जो NaCl है वो गर्म पानी में जल्दी डिसॉल्व होगा? हाँ, पानी में नमक घोल के देखा बेटा? कभी नहीं देखा तुमने? नहीं सर, पानी में नमक तो घोला, मतलब गर्म पानी और ठंडे पानी की कंपैरेटिवली गर्म पानी में ज्यादा जल्दी होगा। ज्यादा, हाँ घर पे करके देख लेना आज, ठीक है? ओके सर। हाँ, गर्म में जल्दी डिजोल्व होता है। क्लियर? सर इसका रीजन क्या है किसका बेटा? सर कि गर्म में जल्दी हो जाता है? गर्म पानी में जल्दी गर्म हो जाता है इसका बताते हैं। यस सर। वैसे अभी पॉइंट से हट के बात है लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से। ये लिया हमने क्या? NaCl है ना, Na प्लस और Cl माइनस आयंस अट्रैक्टेड है ना? तो आप जब Yes. हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि हीट सप्लाई करने से बॉन्ड डिसोसिएशन आसान होता है। याद आई बात? यस सर। तो ये वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं और ये बॉन्ड टूटना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आर यू गेटिंग मी? यस सर। समझ में आ गई बात? यस तो सर। पानी में करेंगे, पानी से हीट यहाँ जाएगी और ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी, डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगा। अब आगे चले? सर यस हीट सर। करने से वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो दूर दूर हो जाएंगे, तो हैं क्या इसलिए करो भी बेटा? हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो दूर दूर हो जाएंगे थोड़े, तो धीरे धीरे बोलो बेटा, आवाज लाउड हो, स्पीड स्लो, तो मैं समझ पाऊँ आपकी बात। बोलना। सर हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब इंटरस्पेसिंग कम हो, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए भी तो डिसॉल्व जल्दी हो सकता है। हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की। नहीं, वाटर मॉलिक्यूल को देखो, वही बता, रुकना। अब वो पॉइंट दूसरा आ गया, सुनना ध्यान से। चलो वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस हैं वो देखो, ये बात, ये फोर्स है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एम आई राइट? सही बात है? यस सर। तो आप इतना हीट ना करें कि ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए, वरना वाटर विल बी वेपराइज्ड, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके आप समझ पाए कि नहीं? यस सर। जेंटल हीटिंग लिखी होती है, इतना गर्म करो कि पानी से हीट यहाँ तक पहुंच जाए, और ज्यादा हीट करोगे तो यहाँ तक तो पहुंचेगी, साथ में पानी और उड़ जाएगा। ऐसा काम नहीं करना। ओके सर। अब आगे बढ़े? यस सर। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, अब आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने रिवर्सिबिलिटी आपको पूरी बता दी थी। अब आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, अब बात करते हैं एसिड और बेसेस की। वहीं से चैप्टर शुरू हो जाता है सही से। तो एसिड आपने थोड़ा बहुत नाम तो सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? यस सर। क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन देता है। अच्छा, अब आगे सुनना ध्यान से, आपने बिल्कुल सही बोला। इसके लिए 3 लोगों ने अलग अलग डिफाइन किया था, वो मैं लिखवाता हूं, सुनते जाना। सबसे पहले अरहेनियस में, ARRHENIOUS, अरहेनियस साइंटिस्ट का नाम था। उसने ये कहा था कि, पहले सुनो मेरी बात फिर लिख लेना, कि कोई कंपाउंड डिसोसिएशन में आमतौर पे सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन, व्हेन अ कंपाउंड in its solution
on dissociation if produce या produces या furnished H plus ions, then it is defined as acid. कि कोई कंपाउंड अगर हम लें उसको पानी में डिसॉल्व करें और वो डिसोसिएशन के बाद यदि H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा तब हम कहेंगे एसिड, और OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करेगा तब हम कहेंगे इसको बेस। क्या मेरी बात आप समझ पाए? यस सर। लिख लो अरहेनियस के हिसाब से, द कंपाउंड which on dissociation in a solution, आमतौर पे aqueous solution, produces H plus ions, then compound is acid. Then compound is acid. पैराग्राफ चेंज कर लो, a compound which on dissociation, थोड़ा सा रुक जाओ एग्जांपल देता हूं यहीं पे। जैसे मान लिया हमने कहा HCl, तो वैसे तो गैस होती है, पानी में आप डिसॉल्व करेंगे तो इसका HCl का एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है ये हमें देगा H प्लस आयंस एक्वस और Cl माइनस आयंस क्या एक्वस। तो क्या हो गया ये एसिड अकॉर्डिंग टू अरहेनियस। ठीक, आगे लिखो। इफ अ कंपाउंड ऑन डिसोसिएशन in its aqueous solution if produces OH minus ions, then it is defined as base. जैसे मान लो NaOH, अगर aqueous ले लेंगे तो देगा क्या Na plus ions plus OH minus ions, aqueous। ये अरहेनियस ने बोला था। ठीक, फिर अगला साइंटिस्ट था, दो थे, वो थे ब्राउनस्टेड एंड लॉरी, नाम सुना होगा शायद आपने। यस सर। BRO, कहीं W लिखते हैं कहीं नहीं लिखते, BROW, NAS या NS TD, ब्राउनस्टेड लॉरी, LOWARY। According to this definition, yeah, Brownsted and Lowry, the compound which on dissociation in solution produce H plus ions, it is defined as acid. सर ये डेफिनेशन दोबारा बोल लीजिए। The compound which on dissociation in solution if produced H plus ions, it is defined as acid. And ये तो सेम ही है पिछले अरे वाला। लिख तो लो बेटा। And if the compound except H plus ions, इससे तो जान आ जाएगी, अभी एकदम गला सूखा जा रहा था। If compound except H plus ions, then it is defined as base. फर्क समझ आया कि नहीं? यस सर। तो अगर एग्जैक्टली सेम होता तो मैं डेफिनेटली आपको नहीं लिखवाता ना। यस सर। नेक्स्ट, अगला है लुईस एसिड बेस थ्योरी, according to which the compound which accept lone pair of electrons
ड्यूरिंग द रिएक्शन सर रिपीट करना। if compound which accepts lone pair of electrons during a reaction is defined as an acid, and compound which donate lone pair of electrons, it is defined as base. ठीक है, जैसे अमोनिया है NH3, आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा N 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ एक लोन पेयर होता है, बात याद आई? यस सर। दैट इज वाई अमोनिया को बेस डिफाइन किया गया है। ठीक, यस सर। मेरी बात समझ पाए? तो ये Yes, sir. 3 एसिड बेस की थ्योरी है, क्लियर है? यस सर। अब आगे चलते हैं। तो हम फिलहाल जो बात करेंगे ऐसे कंपाउंड की बात करेंगे कि जहां पे H+ आयंस या OH- आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो। जब नहीं होगा तो उसका डिस्कशन अलग कर लेंगे। और बीच बीच में से कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी होती है, इसको मैं बीच में उसी वक्त एक्सप्लेन करूंगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं अगर एग्जाम्पल के साथ उसी टाइम बोले जाए तो आप अच्छा समझ पाएंगे। ठीक, यस सर। अब आगे चलते हैं। अब डिफाइन करते हैं कि भाई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक। ये कैसे कहा जाए, तो सुनना ध्यान से, इसको रब कर देते हैं पहले। जैसे मान लिया हमने कहा HCl गैस, इसको पानी में हमने डिसॉल्व किया, क्या बना? HCl। ठीक, और HCl एक्वस पानी में डिसोसिएट करने के बाद साइन भले रिवर्सिबिलिटी का बना इनिशियली, लेकिन होता क्या है, लगभग सारा H+ आयंस और Cl- आयंस में डिसोसिएट हो चुका होता है। अगर 90s में परसेंट है तभी इसको सारा मानते हैं। देन इट विल बी डिफाइंड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। आप लिख लो इसको चाहो तो, द एसिड या द एसिड्स which are almost completely dissociated in aqueous solution to produce H+ ions, are defined as strong acids. सर रिपीट कर दो एक बारी। The compounds which is completely dissociated in solution to produce H+ ion is defined as strong acid. अब सुनना ध्यान से, जैसे मान लिया हमने कहा H2SO4, तो आप जानते हैं इसमें 2 H+ आयन मिल सकते हैं ना। यस सर। ये हो गया डाइप्रोटिक, HCl मोनोप्रोटिक और H3PO4 ट्राइप्रोटिक। समझ पाए सेंटेंस का मीनिंग कि नहीं? यस सर। अगर एक मॉलिक्यूल से एक ही H+ आयन मिल रहा है मींस मोनोप्रोटिक, 2 मिलने हैं तो डाइप्रोटिक, 3 मिलने हैं तो ट्राइप्रोटिक। जनरल तौर पे पॉलीप्रोटिक बोल देते हैं। आर यू गेटिंग मी? यस सर। यस सर। तो H3PO4 कैसा होगा? ट्राइप्रोटिक। मान लो हम बोले ना H3PO3 है, अब बताओ ट्राइप्रोटिक।
Tri. तो डाइप्रोटिक। डाइक्रोटिक। ये डाइप्रोटिक होगा, पता है कि नहीं? यस सर। यस सर। नो Yes. सर। यस सर। H3PO2 ये क्या होगा? मोनोक्रोटिक। मोनो। Mono. क्लियर है? Yes, sir. यस यस सर। सर। और नहीं सर एक क्लियर बार ये होगा बता दो, तो क्या कह रहे हो? एक बार बता दो। बता देते हैं। देखो क्या होता है, पहले H3PO4 ये ऐसे ब्रेक होता है, ये ऐसे ब्रेक होगा और ये ऐसे, ये देगा हमें 3H प्लस आइंस प्लस PO4 3 माइनस आइंस, एक एक करके ब्रेक होते हैं। ठीक है, अगला H3PO3, H3PO3 ऐसे आ गया, ठीक। इसमें ऐसे और ऐसे, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है वही ब्रेक होगा, जो डायरेक्ट फास्फोरस है वो नहीं हो पाएगा। 2H प्लस आइंस प्लस H PO3 2 माइनस आइंस। तीसरा है H3PO2, H3 और PO2, एक H यहाँ पे, तो इसमें एक ही फ्री होगा, ये दे देगा आपको H प्लस आइंस प्लस H2 और PO2 माइनस आइंस। ठीक है, यस सर। क्लियर? यस सर। मैंने थोड़ा शॉर्ट में बोल दिया है, ये एक बार में ही डिसोसिएट नहीं होंगे, ये आगे चैप्टर में इसी में सवाल आएंगे तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक, यस अब आगे सर। चलते हैं कि अगर मान लेते हैं, अब हमें बात करनी है वीक एसिड की, तो लिखो द एसिड या द एसिड्स विच आर नॉट कंप्लीटली dissociated into cations and anions to produce H plus ions are known as the weak acids. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर इसे हम डाइक्रोटिक बोलते हैं, स्पेलिंग क्या है एक बारी? एक लिख रहा हूं मैं, डाई और टिक। ठीक, क्लियर है बेटा? ओके सर। ओके सर। यस सर। और ट्राई प्रोटिक और पॉली प्रोटिक, और एक रह गया प्रोटिक। ठीक है, सब आ गए? रब कर दो इसे। यस सर। अब अगर एसिड के बारे में ज्यादा ना पता हो तो उसको ऐसे लिखते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, HA मोनोप्रोटिक, H2A डाइप्रोटिक और H3A ट्राइप्रोटिक। A मतलब एनायनिक पार्ट। ठीक है, चलो अब इस पे जो आर्टिकल आयनिक के उनकी तरफ बढ़ता हूं मैं। मान लेते हैं कि हमने वीक एसिड लिया कोई, तो क्या होता है देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्वस सॉल्यूशन होता है। वाटर मॉलिक्यूल के बारे में मैंने इसकी मोलेरिटी आपको शायद निकाल के बताई थी, कितनी आई थी बताओ? 55.56। हाँ, 1000/18 = 55.56।
और जब हम एसिड का एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी मोलैरिटी हार्डली 1 होती है, यानी कि 0.1, 0.2 या 0.01 ऐसी होती है। थोड़ा कंसंट्रेट कर देंगे तो 1, 2, 3 मान लेंगे। ठीक, यस सर। अब सुनना ध्यान से, मान लिया हमने कोई वीक एसिड को पानी में डिसॉल्व कर दिया, फॉर एग्जांपल CH3COO H का एक्वा सॉल्यूशन बना दिया, मतलब पानी में डिसॉल्व कर रखा है, राइट। यस सर। प्लस H2O रिवर्सिबल रिएक्शन है, पूरा डिसोसिएट नहीं होता है। ये देगा हमें CH3CO माइनस आइंस एक्वस प्लस H प्लस आइंस एक्वस। ठीक है, यस सर। राइट। यस सर। प्रॉपर प्रोसेस से देखो, CH3 CO और H। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये डिसोसिएट होके हमें देगा क्या, CH3COO माइनस आइंस प्लस H प्लस आइंस। ठीक, यस सर। रिवर्सिबल है, और H प्लस आइंस प्लस H2O ये देगा हमें H3O प्लस आइंस। सुनना ध्यान से, H प्लस आयन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मान लो ऐसे रहा, ऐसे रहा, यहाँ लोन पेयर है, तो इसको लोन पेयर चाहिए यस सर। किसको, हाइड्रोनियम आयन को। ये बॉन्ड बनाएगा, ये बन जाएगा हमें वाटर मॉलिक्यूल, इसके साथ ऐसे एक लोन पेयर फिर भी रह गया और पूरे में पॉजिटिव चार्ज। तो इसको लिखें या H प्लस आइंस, बात बराबर है, ये प्रॉपर तरीका है। क्या हमारी बात आप समझ पाए? तो ये हाइड्रोनियम आयन वाला नहीं समझा कहाँ से बेटा? सर, मतलब H प्लस और H2 जो हाइड्रोनियम आयन बनाता है उसको ही एक हम मिनट H देखो। प्लस आयन बोलते हैं। देखो, H प्लस आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन हो गया, तो ये अकेले तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इट विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। सही बात है। यस सर। तो वाटर का लोन पेयर इसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे तीसरा बॉन्ड बन जाएगा, तो पूरा मॉलिक्यूल बन गया H3O प्लस आयन। मतलब वाटर में एक मॉलिक्यूल में H प्लस आयन बॉन्ड बना चुका है। आप समझ में आ गई बात? यस सर। क्लियर? यस सर। प्रोसेस क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। वाटर मॉलिक्यूल ढेर सारे हैं, 55.56 से ज्यादा, तो उसमें से एक आध अगर ऐसे कंज्यूम हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर। अभी भी ये मत सोचना कि वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड से गायब हो गया ना। अगर ये इरिवर्सिबल भी होता तब भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल स्टिल सॉल्यूशन में है। अब मैं आगे बढ़ूं? यस सर। सुनो ध्यान से, वापस लिख रहा हूं, सुनना मेरी बात। CH3COO जैसा आपको पढ़ाया है बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे, चीजें बदलेंगे नहीं, जिससे आप सीख पाए। एक्वस सॉल्यूशन है प्लस H2O रिवर्सिबली देगा CH3COO साइंस और प्लस H3O प्लस आयन। सही है, मैंने समझा दी नहीं ये बात? यस सर। कोई लड़ गया क्या? अच्छा अच्छा, थियोरेटिकली काम हो रहा है इसका मतलब। एट T इज इक्वल टू 0। मान लिया इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने A और इसके कितने हैं B,
वाटर के, और कहीं मेंशन कर दो B इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। मेरी बात समझ पाए आप लोग? यस सर। वाटर बहुत ज्यादा है, ये है शुरुआत में क्या 0। एट इक्विलिब्रियम A में से मान लो नंबर ऑफ मोल्स कितने गए X, B में से कितने जाएंगे X, मत अभी रहेगा, ले ले ले, थोड़ी देर में गर्म पानी भेज देना। यहाँ पे कितना बनेगा X और यहाँ पे कितना बनेगा X। आर यू क्लियर नाउ? यस सर। X अपॉन A इक्वल्स अल्फा, आप सब जानते ही हैं। यस सर। यस सर। A माइनस A अल्फा और B माइनस A अल्फा, यहाँ पे A अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे आएगा A अल्फा, राइट? यस सर। या A टाइम्स 1 माइनस अल्फा, यहाँ B माइनस A अल्फा, यहाँ पे A अल्फा, यहाँ पे A अल्फा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम V लीटर है, मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व करने के बाद। तो इसको V से डिवाइड कर सकते हैं, इसको V से करेंगे, इसको भी V से, चाहो तो आप इसको भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा C1 माइनस अल्फा, यहाँ इसको ऐसे ही रहने देना, B माइनस A अल्फा अपॉन B, यहाँ पे C अल्फा, इट इज C अल्फा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। एक एक चीज वापस से ध्यान से देख लो, एग्जैक्टली बुकिश नहीं है, अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे चले? यस सर। Now, नाउ यहाँ पे कर रहा हूं इसको, एक मिनट आगे खिसका भी सकते हैं। हाँ, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल, ध्यान से देखना, CH3 COO माइनस आयंस एक्वस, ब्रैकेट बंद, H3O प्लस आयंस एक्वस अपॉन CH3COH और यहाँ पे H2O का कॉन्सेंट्रेशन, राइट? यस सर। सही है। इसको अगर हम यहाँ रखेंगे तो आएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन, ये आएगा C टाइम्स 1 माइनस अल्फा इंटू H2O, ठीक है? चलो, जगह नहीं दिख रही है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, K सर इक्वल, सी क्या है? कहाँ पे बेटा? सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी। देखो इधर देखो, वापस से देखना, नंबर ऑफ मोल्स हमने इसके लिए थे और V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल्स पर लीटर क्या होता है? मोलैरिटी। याद आई बात? इसको C Yes, से sir. लिखते हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है? हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपने ये जो के लिखा है यहाँ पे अपने सी अल्फा डॉट सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा के आगे क्या लिखा है? ये H2 का कंसंट्रेशन में वापस यहाँ लिखा हूँ, जगह बन नहीं रही है या लिख नहीं पा रहा हूँ। सर। हाँ, ओके एक मिनट लिख लो बेटा। K इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C टाइम्स 1 माइनस अल्फा और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब बोले आप लोग। सर लेकिन हम वाटर की कंसंट्रेशन को तो 1 मान के चलते थे ना। अरे रुक जाओ ना बेटा, अभी मान लेंगे, बाद की बात है। आगे चले। यस सर। कंसंट्रेशन 1 नहीं मानते, एक्टिविटी 1 मानते थे। याद आई बात कि नहीं? हाँ सर। ओके ओके। हाँ, आप हो जाएगा अगर ऐसे करोगे आप तो। आगे चले। यस सर। तो K इक्वल्स C अल्फा स्क्वायर अपॉन एक C कट जाएगा
1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देखो क्या बोला था मैंने 55.56 याद आया, तो बहुत बड़ी वैल्यू है कि नहीं। यस सर। चलो एक बार और लिख लेता हूँ इसको, और अब हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट को इधर ले आना है, क्योंकि सारे कांस्टेंट कर देंगे एक साइड, राइट। यस सर। अब ये सब बातें मैं पहले बताओ यहाँ रब कर दूं जिससे जगह बन जाए। हाँ सर। आप लोगों ने लिख लिया ना, कुछ पूछना तो नहीं यहाँ पे, नो सर। क्लियर कर देते हैं इसको। अब सुनना, मैंने कहा नाउ इट इज k इक्वल्स c अल्फा c1 माइनस अल्फा और c अल्फा और h2 ऐसा था, है ना। तो k इक्वल्स c अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर H2O हम इधर कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। समझ पाए। सर इधर का सी का आ गया। देखो एक सी इससे कट जाएगा तो Yes. Cl पर सर ध्यान H2O सुनना। का कंसंट्रेशन है ना, क्या चाहिए बेटा। H2O का हाँ, कंसंट्रेशन है ना। H2O का कॉन्सेंट्रेशन ये, ठीक, ये लगभग कांस्टेंट ही रहेगा, कितना 55.56 के आसपास ही रहेगा, है ना। यस सर। इसमें कुछ खास कमी नहीं आएगी। एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का ज्यादा से ज्यादा इसका एक मॉलिक्यूल यूज करेगा इस पर साइंस को सिर्फ एक नया बॉन्ड बनाने। तो अब इस टर्म को बोलेंगे, दिस विल बी नोन एज Ka इक्वल्स C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। K का मतलब द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। मेरी बात समझ पाए। यस सर। सर इसकी डेफिनेशन दोबारा बोल दीजिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, K का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आपको ध्यान आ गया होगा, और A लगाया यहाँ पे, A का मतलब एसिड, एसिड वीक है इसीलिए K निकाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का तो K इनफाइनाइट हो जाएगा ना। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। सर H2O की कंसंट्रेशन कहाँ गई। 55.56 वो तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए कहते हैं कि वाटर की यहाँ पे एक्टिविटी क्या हो गई 1। अरे भाई इसको यहाँ अगर ले जाएंगे तो यहाँ नंबर कौन सा बचेगा 1, यस सर। इसलिए नाम देते हैं कि एक्टिविटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज टेकन एज यूनिट। याद आई बात कि नहीं। यस सर। सुनो ध्यान से, कभी मैंने ऐसा नहीं बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज टेकन एज 1। मैंने कहा था एक्टिविटी, याद आ रहा है। यस सर। दोनों बातों में फर्क है। कंसंट्रेशन 55.56 है, राइट हैंड साइड यहाँ पे हमने उस नंबर को हटा के तभी तो 1 आया यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे कुछ एक्टिविटी का मान लिया इसकी 1। अब क्लियर होगी बात। यस सर। तो K का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये भी लिख लो क्योंकि आयंस बने। डिसोसिएशन के बाद क्या मिला है हमें, आयंस। क्या समझ में आ गई बात। यस सर। और अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर 10-20% भी आ जाए, उससे ज्यादा आ जाए तो मानते हैं हाँ भाई अच्छा डिसोसिएशन हो रहा है, इतना भी नहीं आता। ठीक, और Yes, अल्फा अगर 1 से कम है तो हम कहेंगे Ka इक्वल्स C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। क्लियर है आप लोग। 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। इज एनी डाउट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। आपने जैसे ऊपर CO2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय K था, तो आपने उसको एक मिनट Ka रुको रुको, धीरे धीरे बोलो तो मैं आपकी बात समझ पाऊंगा। हाँ बोलो।
सर जिससे ऊपर H2O की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय K था उसको आपने हाँ नीचे Ka धीरे लिख धीरे दिया। बेटा, धीरे धीरे प्लीज, धीरे धीरे। H2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई K इज इक्वल उसको टू दिस आपने मच। K हाँ उसको आपने नीचे Ka लिख दिया। Ka लिखा है, ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ये है K। ठीक, ओके सर। और कोई और सर डाउट? जैसे अरे जो धीरे ये बेटा, धीरे धीरे धीरे, आवाज यहाँ पे बहुत टूटती है, स्पीड सर स्लो जो रखना। हाँ बोल। अल्फा है वो वेरी वेरी लेस देन अगर 1 है तो फिर हम हाँ C अल्फा स्क्वायर में उसको निग्लेक्ट नहीं कर देंगे। हाँ वेट कर देते हैं, जरा करके देख लेते हैं जो आप कह रहे हैं। तो देखो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि वो इतना कम है कि इसको हमने जीरो मान लिया। यहाँ जीरो रखते ही 0.0 कुछ बचेगा ही नहीं ना, यस यस सर। सर। तो कंपैरिजन जब करते हैं तो प्लस माइनस में होता है, मल्टीप्लिकेशन में फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? यस सर। अब आगे बढ़े बेटा। यस सर। तो ये अगर 1 से बहुत कम है उस कंडीशन में, नाउ अगर आगे सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। ठीक है, सर ये मतलब जब अल्फा बहुत छोटा है A1 से तब है ना ये? हाँ उस कंडीशन में है, यानी कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के अंडर रूट ऑफ के ए। मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा के ए होगा उतना ज्यादा डिसोसिएशन होगा, और साथ में अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी। इसी कंडीशन में इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि ये बातें जो मैं लिख रहा हूं ये सब देखना, ये इसके बाद लिखा है कि अल्फा बहुत छोटा है तब। अगर यही बात मैं यहां बोलूंगा तो ये सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? यस सर। मतलब ये हुआ कि जितना राइट हैंड साइड ज्यादा डिसोसिएशन होगा, इसका मतलब सीधी सी बात है अल्फा उतना ज्यादा होगा ना। यस सर। एग्जैक्टली रूट के बराबर तब आ रहा है जब मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया है। ठीक, राइट? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। और जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे उतना ही सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम माना जाएगा ना। यस सर। तो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। मान लो एक ही एसिडिक एसिड लिया था और 2 वाटर मॉलिक्यूल यानी कि पानी की बूंद पे अगर आप एसिड रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? घुलेगा थोड़ी वो। अगर 1 चम्मच आपने नमक ले लिया और 1 ही चम्मच पानी लिया तो कोई सॉल्यूशन बनेगा क्या? नो सर। कहने का मतलब सॉल्यूशन बने और सॉल्ट डिसोसिएट हो, इसके लिए एक अच्छे अमाउंट में सॉल्वेंट का होना जरूरी है, तभी डिसोसिएट होगा। राइट? यस सर। सर मतलब अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के तब होगा जब सी बहुत डायरेक्ट ज्यादा। सुन, गलत बोल रहे हो बेटा। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के ए। देखो, हाँ सर। और अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सी। जब वीक डिसोसिएशन है अल्फा 1 से काफी कम है। ठीक है, ओके सर। अब इस पे एक छोटा सा सवाल लिखो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर, मैं यहां डाटा लिख रहा हूं 0.1 m CH3COOH एक्वस सॉल्यूशन, और इसका Ka है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। सब वहाँ पे नीचे अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के आएगा ना, हाँ आ रहा। आपने इज इक्वल टू लिखा हुआ क्या करें बेटा? यहाँ पर नीचे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा ना, अंडर रूट के। आपने इज इक्वल टू लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ। और कोई गलती? नो सर।
ये क्या है, कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 है, एसिटिक एसिड है। अरे हाँ, ये साइन आउट आ गया, क्या करें अब? आवाज आ रही है उधर? यस सर। यस सर। अभी भी आ रही है ना? यस सर। साइन आउट आके लिख के आ गया था ना, इसलिए मैं सोचा आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आउट या इन से क्या फर्क पड़ता है, काम अपना होना चाहिए ना। चलो निकालो बेटा, कितना आया अल्फा, इससे कर लोगे? यस सर। सवाल समझ गए? एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन 0.1 m है, हमें निकालना है अल्फा। निकाल पाएंगे कि नहीं, जल्दी बोलो। निकाल लेंगे सर। कितना आया बताओ जरा मुझे। सर रूट में ही आ रहा है, रूट 18 into 10 to the power -5। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 1.8 into 10 की पावर -5 और अपॉन क्या है 0.1। 0.1। तो इसका रूट निकालना होगा, है ना? यस सर। इससे सॉल्व करना होगा। जरा टाइम देखना कितना हुआ, कितना टाइम हो गया? 4:22। अच्छा, इसीलिए साइन आउट लिख के आ गए। क्लास तो 4:30 बजे तक होती है, सर 4:25 तक। अच्छी सर। तो चलने दे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। हाँ, आ गया अल्फा। यस सर। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी, इससे मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये वाला आर्टिकल आप लोग पूरा देख लो। हाँ, अगली क्लास तो नहीं कोई आप लोगों की? है सर। है? मैथ्स की। अरे है फिर तो सर। मतलब है ना इसका क्लास? यस सर। अच्छा, फिर छोड़ देना चाहिए क्योंकि फिर क्लास लेट हो जाएगी। हाँ, पहले इसको देख लो आप लोग। हाँ, अब मुझे बताओ, जो आज बताया सारा समझ में आ गया है? यस सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। पूरा पढ़ना, वापस से एक एक चीज पढ़ना। अगली क्लास में जब कल शुरू करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे, पहले पूरा क्लियर करके पहले पुराना वाला, अगर डाउट होता है तो। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है बेटा? यस सर। इसे रब कर दें। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू। इसको जो थैंक है- यू सर।